तय हुआ कि महिला क्लब की ओर से सुधा और पूनम कमला के घर जाएगी और उसे समझा बुझाकर राजी करेगी। कमला अब तक काम पर नहीं लौटी थी। मीना आ तो रही थी पर उसका महज भरपाई भर था। पूनम को घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ रहा था। आज तो उसकी तबीयत ही नहीं ठीक लग रही थी कि वह घर का काम करे। उसने सोचा कि वह दफ्तर से छुट्टी लेगी, थोड़ा आराम करेगी। वह पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार सुधा को साथ लेकर कमला के घर जाएगी, उसका हाल चाल पूछने। यह बात उसने अपने पति को नहीं बताई, इस डर से कि कहीं सुरेश उसे 2-3 बाहर के काम भी न बता दे। मीना से बातों ही बातों में उसने कमला के घर का पता पूछ लिया। जब से महिला मंडली की बैठक हुई थी, मीना तो मानो सभी मैडमों से नाराज थी। आप पढ़ी लिखी औरतों का तो दिमाग चल गया है। अरे क्या एक औरत अपने बसे बसाए घर व पति को छोड़ सकती है? और वैसे भी क्या आप लोग उसके आदमी को कोई सजा दे रहे हो? अरे वह तो मजे से दूसरी ले आएगा और कमला रह जाएगी बेघर और बेसहारा। मीना को हाई सोसाइटी की इन औरतों पर निहायत ही क्रोध आ रहा था। टीन के उस जंगल में कमला का घर खोजना तो सचमुच कुछ ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर से सुई ढूंढना। उसके छोटे से एक कमरे वाले घर को तलाशने में ही सुधा और पूनम की हालत खराब हो गई। कमला को उसने अपनी खोली के एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ पाया, चेहरे पर खरोच। यह बता रहे थे कि इस बार मरम्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से हुई थी। पूनम उसकी खस्ता हालत को देखकर अचंभित तो थी ही, उसके जर्जर शरीर को देखकर उसे गहरा दुख भी हुआ। उसने उन्हें देखकर कमला जल्दी से उठने लगी तो पूनम ने उसे हाथ बढ़ाकर रोक दिया। बैठे रहो कमला, उसने आत्मीयता से कहा। वैसे भी तुम्हारी हालत काफ़ी नाजुक लग रही है। 1 मिनट का असाधारण मौन सा छा गया और फिर कमला उसके लिए चाय बनाने उठी। लाख मना करने पर भी नहीं मानी। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए सुधा और पूनम ने बाहर कुछ आहट सुनी। पदचाप बाहर की ओर से आ रही थी। कमला फुर्ती से उठी और कुछ देर बाद लौटी। मेरा पति है, उसने धीमी आवाज में कहा। सुधा तो मानो इसी घर की प्रतीक्षा में थी। वह तुरंत उठी व पल्लू खींचते हुए तेजी से बाहर की ओर रुख करने लगी। कमला ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया और दयनीय स्वर में बोली, उसे कुछ मत कहना बीबी जी। पूनम ने महसूस किया कि कमला का पति नशे की हालत में उल-जुलूल बड़बड़ा रहा था। कुछ देर बाद चारपाई पर उसके ढेर होने की आवाज़ आई। लगता है सो गया। कमला मुस्कुरा कर बोली, अब 3-4 घंटे बेसुध पड़ा रहे तो मैं अपना बचा-खुचा काम भी समेट लूँ। पूनम को उस बेचारी पर तरस आया कि इस हालत में भी वह घर संभालने में लगी हुई थी और उसका पति आराम से चारपाई तोड़ रहा था। पूनम को लगा कि वह और सुधा कमला के दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही है। लौटने के उद्देश्य से उसने कमला की ओर देखा। कमला, अपना ख्याल रखना, बता देना कब लौटोगी। पूनम ने सुधा की ओर कनखियों से इशारा किया। सुधा तो जैसे भरी बैठी थी। रुक भी जाओ, भूल गई किस लिए आए थे यहाँ। दांत पिसते हुए उसने पूनम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। वो कमला की ओर मुखाबित हुई। कमला के चेहरे पर उस समय भाव कुछ ऐसे थे जैसे उसे अंदेशा हो गया था कि आगे क्या होगा। मीना ने शायद उसे पहले ही आगाह कर दिया था। पूनम कहने लगी, फिर कभी आज नहीं। दरअसल वह यह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह सही वक्त है कमला से तलाक के विषय में बात करने का। उसकी कमज़ोर हालत पूनम को सोचने पर मजबूर कर रही थी। नहीं, आज नहीं। मुझे क्यों रोक रही हो तुम? सुधा क्रोधित स्वर में पूनम से बोली। फिर वह कमला से मुखातिब हुई। देखो कमला, हाँ, अब और इस हालत में जूझने रहने का फ़ायदा नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक फटे हाल ज़िंदगी जी रही हो? क्या मिल रहा है तुम्हें अपने पति से सिवा मारपीट व गाली-गलौज के? तुमने कभी सोचा नहीं कि उस आदमी को छोड़कर तुम ज़्यादा सुखी रहोगी? अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो कुछ। सुधा की द्वेग के मारे सांस भी फूल रही थी और वह लगातार कमला को प्रेरित करती रही कि ऐसा निहीर जीवन जीने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। कमला शांति से उसकी बात सुन रही थी। सुधा का रोष थोड़ा ठंडा हुआ। देखो कमला, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। तुम्हारे लिए एक छोटी सी दुकान खोल देंगे। तुम निश्चय तो करो। मैंने सब कुछ सुना है बीवी जी। मीना तो रोज आकर आप लोगों की बातें बताती ही रहती है। पर नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुधा बोल ही रही थी कि बाहर से तेज स्पष्ट आवाज़ें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि पूनम और सुधा कुछ समझती कि माजरा क्या है, कमला बाहर भाग चुकी थी। उसके हाथ में 2 बड़ी बाल्टियां थी। बाहर से लोगों की आवाज़ें दस्तक दे रही थी। टैंकर आ गया, टैंकर आ गया। नगर निगम के पानी का टैंकर पहुंच गया था। लोगों की अपार भीड़ एकत्र
हो रही थी। पूनम व सुधा बाहर आकर नज़ारा देखने लगी। यह समस्या तो इस शहर में कम ज़्यादा सभी तबकों की थी। आदमी सांस लेना भूल जाए पर टैंकर की आहट को नज़रअंदाज कभी न कर पाए। महिलाओं व पुरुषों की भीड़ गुत्थम गुत्था हो रही थी। टैंकर के सामने घरों, बर्तनों, बाल्टियों की बेतरतीब कतारें लग गई थी। पूनम की आंखें उस भीड़ में कमला को ढूंढने लगी। उसने पाया कि कमला अपनी बीमारी को लगभग भूल कर लोगों से उलझ कर 2 बाल्टीन पानी भर लाई थी। घर तक आते-आते उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। माथे पर कुमकुम का निशान भीग कर अर्धकार हो गया था। पूनम ने सहारा देने के उद्देश्य से उससे 1 बाल्टी लेने की कोशिश की। नहीं, नहीं बीबी जी, मैं सँभाल लूँगी। उसने पूनम का हाथ छुड़ाया और पति की ओर इंगित करने लगी। यह निकट्टू भी तो है, अभी जगाती हूँ इसे। यह कहते हुए कमला ने अपने दांत भींचे व अंदर की ओर भागी। लौटी तो उसके हाथों में 2 बाल्टियां और थी। दोनों बाल्टियां उसने आंगन के कोने में रखी। कमर कसकर पति की चारपाई के करीब जा खड़ी हुई। पूनम डर रही थी कि जागने पर वह निर्दयी कमला के साथ न जाने कैसा सलूक करेगा। अलसाया सा आधी नींद में वह बड़बड़ा रहा था और फिर वह अचंभा हुआ जिसकी पूनम को कतई उम्मीद नहीं थी। कमला ने चारपाई पर बेहोश पड़े पति को एक जोरदार लात मारी। मार के सदमे से वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। आंख भींचता हुआ वह जायजा लेने लगा कि गाज कहाँ से गिरी। उठ रे शराबी, पूनम ने दहाड़ मारी। अभी नींद पूरी नहीं हुई या दूँ मैं एक और लात। वह आदमी लुंगी संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। 2 अंगकुल महिलाओं के सामने पिटने का एहसास जब हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। पूनम एक और लात मारने के लिए तैयार खड़ी थी। लड़खड़ाए हुए पति के हाथ में उसने बाल्टियां थमाई और फरमान जारी किया, जा भर ला पानी कमबख्त। वह डगमगाता हुआ जब डोलने लगा तो पूनम ने 2 तमाचे और जड़ दिए। अब जाता है कि और इसी के साथ 2-4 मोटी-मोटी गालियां भी पति के हिस्से में आ गई। सुधा और पूनम अवाक खड़ी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी जिस महिषासुर मर्दनी को उसने देखा था वो वही छुई मुई सी कमला थी जिसे वे चुपचाप घर का काम निपटाते हुए देखा करती थी। यह कैसा अनोखा रूप था उसका। मुंह खुला का खुला रह गया। होश आया तो पाया कि कमला आसपास कहीं नहीं थी। वह फिर उसी रेले में शामिल हो गई थी जी जान से। अन्य महिलाओं से लड़ती हुई अपने हिस्से के जल को बाल्टिनों में भरते हुए महिलाएं एक दूसरे पर हावी हो रही थी और उनकी कर्कश आवाज़ें से वातावरण गूंज रहा था। वे दोनों तब तक सन खड़ी रही जब तक कमला घर में दोबारा आ नहीं गई। उनकी फटी नजरों को भांपते हुए कमला ने एक शर्मीली मुस्कान बिखेरी। कमला, यह तुम थी। अब आवाज़ सुधा के हलक से पहले निकली। पूनम भी मुग्ध भाव से उसे देखती जा रही थी। हाँ बीबी जी, यह सब तो चलता रहता है। इसे मैं 2-4 जमाऊंगी नहीं तो कैसे चलेगा। वह मुझ पर हाथ उठाता है तो मैं भी उसे पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कुछ ऐसे बोल रही थी जैसे किसी शैतान बच्चे को राह पर लाने का नुक्शा समझा रही हो। जब मैं चाहती हूँ तब कमान अपने हाथ में ले लेती हूँ। झांसी की रानी जैसे भाव थे उसके चेहरे पर। मैं जानती हूँ बीबी जी, आप सब लोग हमारा भला चाहती हैं पर मुझे नहीं चाहिए यह तलाक वलाक। ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं अपने तरीके से इसे लाइन पर ले आती हूँ। वह मुस्कुराती हुई बोली, कभी कभी कड़वी दवा पिला भी ही देती हूँ मैं इसे। मिमियाता हुआ वापस आ जाता है बकरी की तरह। और किसके पास जाएगा? आना तो शाम को इसी घर में है ना। जब होश आता है तो गलती का एहसास भी हो जाता है इसे। पता है इसे कि मेरे बगैर इसका गुजारा नहीं। कमला ने शायद अपने पति पर पूरा अनुसंधान कर रखा था। अब मानो वह उन्हें उसकी रिपोर्ट पढ़ा रही हो। पूनम को लगा वाकई जीवन की बागडोर कमला ने कुछ अपने तरीके से संभाली हुई थी। उसने देखा कमला एकदम सहज भाव से बतियाए जा रही थी। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके इस रवैये पर अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इस बीच कब कमला का पति शर्माता हुआ लौटा वो एक
सेठ बर्तन और ले गया पानी भर लाने के लिए। इसकी उसे सुध न रही। पूनम और सुधा अचंभित हालत में अपने वाहन की ओर बढ़ रही थी। एक अजब खामोशी छाई हुई थी दोनों के बीच में। जाहिर था दोनों ही कमला व उसके पति के बारे में सोच रही थी। कनखियों से उसने सुधा की ओर देखा जो कुछ ऐसी ही उधेड़-बुन में लुप्त थी। सब लोग अपनी आपसी उलझनों का कुछ अपने तरीके से ही हल ढूंढ लेते हैं। कमला ने भी शायद कुछ ऐसा ही कर लिया था। गाड़ी में जब सुधा निश्चल सी बैठी रह गई तो सुधा से रहा न गया। उसने एकाएक सुधा के हाथ से डिस्का फ़ोन छीना। देवियों और सज्जनों, क्या आप जानते हैं कि कमला और हम में क्या अंतर है? वह अपने पति को लात मार सकती है पर हम नहीं। और फिर दोनों महिलाओं के ठहाके गूंजने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब